फ्रॉम सीज़न 4 एपिसोड 5 अब तक के सबसे डिस्टर्बिंग एपिसोड में से एक था। इस एपिसोड का नाम था व्हाट अ लॉन्ग स्ट्रेंज ट्रिप इट्स बीन। ऑनेस्टली ये टाइटल एपिसोड को परफेक्टली सूट करता है। इस बार एपिसोड में सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, हेलुसिनेशन और बहुत बड़े क्लूज भी देखने को मिले। एपिसोड की शुरुआत लेक वाले सीन से होती है। पिछले एपिसोड के एंड में जो रोप पानी के अंदर जा रही थी उसका मिस्ट्री फाइनली रिवील होता है। सबको लगता है कि शायद कोई डेड बॉडी या क्रिएचर होगा, लेकिन जब उससे बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो 3 क्रीपी डॉल्स हैं और ये डॉल नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगती। उनका डिज़ाइन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि क्लियरली लग रहा है कि मेकर्स इंटेंशनली ऑडियंस को अनकम्फर्टेबल फील करवाना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉल्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्टफिंग। लेकिन असली सवाल ये है कि उन डॉल्स को लेक के बीच में किसने रखा और क्यों। यह सीन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि फ्रॉम में अक्सर रैंडम चीज़ें लेटर ह्यूज मीनिंग कैरी करती हैं। यानी हो सकता है कि डॉल्स फ्यूचर एपिसोड में किसी रिचुअल, वार्निंग या पास्ट ट्रेजेडी से कनेक्टेड निकले। दूसरी साइड जेड का स्टोरीलाइन एपिसोड में मेन फोकस था। जेड मशरूम लेता है ताकि उसे विजन्स आए और वो ट्रुथ के और क्लोज पहुंच सके। बॉयड उसके साथ होता है और दोनों एक सेफ वर्ड डिसाइड करते हैं, कैप्रिकॉर्न। अगर हेलुसिनेशन डेंजरस हो जाए तो बॉयड उसे रियलिटी में वापस ला सके। जैसे ही मशरूम से पैक्ट करना स्टार्ट करता है, जेड को हर जगह स्पाइडर दिखने लगते हैं और फिर एपिसोड एकदम साइकोलॉजिकल हॉरर मोड में चला जाता है। जेड सडनली अपने यंगर वर्जन को वुड में वायलिन बजाते हुए देखता है। यह एपिसोड एक इमोशनल लेयर ऐड करता है। यहाँ पता चलता है कि ये वही दिन था जब जेड की ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी। उसकी ग्रैंड मदर ने उसे वायलिन बजाने को कहा था और जेड बजाता रहा इवन आफ्टर शी डाइड, क्योंकि उसके लिए रियलिटी फेस करना बहुत पेनफुल था। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार शो डायरेक्टली जेड को इमोशनल ट्रॉमा एक्सप्लोर करता है। अब तक जेड सिर्फ स्मार्ट और ऑब्सेस्ड कैरेक्टर लगता था, लेकिन इस एपिसोड में उसका गिल्ट और सप्रेस्ड पेन भी रिवील हुआ। फिर एक और टेरिफाइंग मोमेंट आता है। वही मिस्टीरियस आदमी जो पहले भी जेड को विजन्स में दिखा था, जो ट्री से पिंड था, वो फिर से नज़र आता है। वो रिपीटेडली एक वर्ड बोलता है, अंकुई, और फिर कहता है, रिमेंबर। यानी क्लियरली ये विजन्स रैंडम नहीं लगते, क्योंकि फोर्स जेड को कुछ याद दिलाना चाहती है। उस आदमी के कहने पर जेड एक स्कल से ब्लड पीता है जिसमें स्पाइडर्स भी होते हैं। यह सीन पूरे एपिसोड का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट था। ब्लड पीने के बाद यंग जेड उसे वार्न करता है, अब तुम वो चीज़ें देखोगे जो तुम देखना नहीं चाहते। और एग्जैक्टली वही होता है। यंग जेड उसे कॉलोनी हाउस से ले जाता है जहाँ उसके विजन्स के डेड लोग खड़े होते हैं। सबके हाथ में वायलेंस होते हैं। यह सीन सिंबॉलिक लगता है। वायलेंस जेड के ट्रॉमा और गिल्ट का रिप्रेजेंटेशन बन गया है। फ्रॉम हमेशा मॉन्स्टर को सिर्फ फिजिकल डेंजर्स की तरह नहीं देखा था। कभी कभी शो इमोशनल वुंड्स को भी हॉरर बना देता है और यही रीज़न है कि जेड का कितना पावरफुल लग रहा है। लेग वाले ग्रुप की सिचुएशन भी धीरे धीरे डेंजरस होती जाती है। रात होने वाली होती है और वुड्स में रुकना पड़ता है। सब ऑलरेडी नर्वस होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रात में क्या हो सकता है। इस पूरे सीक्वेंस में एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था। कोई बड़ा जंप स्केयर नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस क्रिएट था कि कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी यही है। शो बिना मॉन्स्टर दिखाए ऑडियंस को अनकम्फर्टेबल फील करा देता है। फिर मैरियल एम्बुलेंस में जाती है कुछ सामान लेने, तभी उसको हाथ अपने चेन से बंधे हुए दिखते हैं, जो कि उसको हेलुसिनेशन हो रहा था ऑफकोर्स। लेकिन फिर क्रिस्टी उसको अंदर लेकर जाती है। वो क्रिस्टी को तो कुछ नहीं बताती, लेकिन जैसे ही सोफियो से टच करती है तो उसको वो हेलुसिनेशन दोबारा होने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हेलुसिनेशन सोफिया ही करवा रही थी, यानी मैंने ये लो ही करवा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जो लेक में से डॉल्स निकली थी वो तेबिता को बचपन में भी दिखी थी, जो कि किसी आदमी ने उन्हें छुड़ा के नदी में फेंक दिया था क्योंकि वो उस आदमी को नाइटमेयर्स देती थी और उसके नाइटमेयर्स रियल बन के बाहर आने लगे। और जैसे ही तेबिता ये सब रिवील करती है, वैसे ही एक डॉल घर को तोड़ देती है और उसको मार देती है, जिसका नाम तो मुझे याद नहीं है, आप देख लेना आपके साथ। फिर एपिसोड में हिंट तो दी जा रही थी कि डोना मरने वाली है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर डोना को पकड़ता है, तेबिता को वो स्कैरक्रो देख के कुछ याद आ जाता है। उसको अलग ही इंस्टिंक्ट आता है और वो उसको उठा के उससे मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये स्कैरक्रो असली में मॉन्स्टर को बाहर रखने के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें मारने के लिए थे। और वो मर जाता है या हर्ट हो जाता है, गॉड नोस। पर वो जो सेकंड वाला होता है वो उसको देख के वापस भाग जाता है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि जो टेबिता का मिनी वर्जन था
वो सपने में यहाँ पर आया था कि एक्चुअली में यहाँ पर आया था, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपिसोड ने कुछ भी अननेसेसरी नहीं दिखाया। हर सीन का पर्पस था या कैरेक्टर डेवलपमेंट या तो फिर मिस्ट्री बिल्डअप। एंडिंग तक आते आते एपिसोड एक स्ट्रेंज एंटरटेनिंग फील छोड़ता है, क्योंकि अब क्लियरली लग रहा है कि टाउन सिर्फ लोगों को फिजिकली रैप नहीं करता, ये उनके फियर्स, गिल्ट और मेमोरीज को भी यूज़ करता है। फिर हम देखते हैं कि बॉयड और जेड को कॉलोनी हाउस के पास एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि टनल्स में जाता है, और जैसे जैसे वो टनल्स में आगे जाते जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उससे कहता है कि हमें वापस जाना होगा, लेकिन फिर जेट का मिनी वर्जन दिख जाता है और वो उसे एक टनल में लेकर जाता है जहाँ पर 7 पत्थर रखे होते हैं। वो जेट उससे पूछता है मिनी वर्जन से उसके कि क्या यहीं पर सेक्रीफाइस हुआ था। वो कुछ बोल पाता है इससे पहले एक मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर जेट को पकड़ के एक पत्थर को हटा के उस गुफा में बंद कर देते हैं। उस गुफा में एक बच्चा भी बैठा होता है, अंकुई बच्चा। उसे देख के जेट जैसे ही चिल्लाता है, जेट की नींद खुलती है बॉयड के ऑफिस में। बॉयड उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं गए, तुम यहीं थे, तुम बस विंडो को साफ करने गए थे और फिर वापस आ गए। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जेट के माइंड में चलता है। और एपिसोड एंड होते होते जेट बॉयड से कहता है, I know the way out. I know how to save the children. So हम सीजन 4 का एपिसोड 5 हॉरर से ज़्यादा ड्रामा और मेमोरी के बारे में अपनी थॉट्स कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।